Hello students, good morning. I'm Dr. Priyanka and now we're going to start with the chapter 9, strategy for enhancement in food production. We have completed a huge unit of human welfare and diseases. Now we are going to complete the food strategies. Now बच्चे अगर मैं food strategies की बात करूं तो food is very important and food is important source of energy, right? Source of energy इतना important है that you are in a bit of state of mind that why you are studying the food strategies, because food strategies is kind of important because जब तक आपको composition of food नहीं पता होगा, you're not going to study the deep biology. There is not things कि अगर आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए एनिमल्स को कर्ब करने का, क्योंकि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देन डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन. अब फॉर एग्जांपल पहले लोग बहुत कम अंडे खाते थे, एग्स खाते थे. अब क्या होता है, रोज सबको एग चाहिए इन द ब्रेकफास्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि इफ द पॉपुलेशन इज 2 करोड़ और अराउंड इतना 7 करोड़ की पॉपुलेशन, 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगर 7 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी भी रोज अंडा खा रहा है सुबह ब्रेकफास्ट में, सो कैन यू एनालाइज द डिमांड. और जरूरी नहीं है ये रेशियो ऊपर नीचे हो सकती है. आई यू गेटिंग माई पॉइंट. जो ऊपर रेशियो हो रही है बच्चों, ये जो ऊपर नीचे की रेशियो है कि डिमांड्स ऑफ द फूड इज इंक्रीजिंग, द डिमांड्स ऑफ द प्लांट्स एंड द फूड, द राइस, द व्हीट इज इंक्रीजिंग. तो हाउ बायोलॉजी प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इनको प्रोवोक करने. अब बायोलॉजी क्या है? अभी तक हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने डिजीजेस के बारे में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने और भी बहुत कुछ बातें करी स्पेसिफिकली. अब मैं अगर और थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूं, अगर और बोलूं कि क्या डिटेल में मैं जा सकती हूं बायोलॉजी पार्ट पे, तो ये है बायोलॉजी का कि बायोलॉजी नॉट ओनली डिफाइनिंग द कि what is disease, what is health. It has more meanings. It has a food recombination, it has a genetic value, it has a use of organic thinking into a good thinking, right? अब हम लोगों ने बात की मेंडल की थ्योरी पे बात करते हैं. मेंडल ने पी प्लांट लिए, फिर उसको रिकम्बाइन कराया, रिकम्बाइन करा के उनका ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करा के उनका एनालाइजेशन किया, फिर उनको बताया, जेनेटिक कैरेक्टर बताया, कौन शॉर्ट है, कौन ड्राफ है, कौन राउंड है, कौन वाउंडेड है. वी हैव कंक्लूडेड ऑल द स्टफ. नाउ अगर मैं थोड़ा सा और इनके डिटेल्स में बात करूं फूड स्ट्रेटजीज की, तो फूड स्ट्रेटजीज में हम लोग और बात करेंगे कि हम लोग इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, इनको जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन एनिमल्स को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को कौन सा सुपीरियर क्वालिटी का जीन के लोग मेंबर्स को उठाना है स्पेसिफिक का कम्युनिटी का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमको राइस को उगाना है तो हम लोग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, बचपन में छोटे में नहीं पढ़ते थे वो बैश फार्मिंग, और एक एरिया को क्लियर करके दूसरे एरिया को क्लियर कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल्स बढ़ जाएंगे. इन दैट सच मैनर हम लोगों को टेक्निक्स बतानी है, बायो को मिक्स करते हुए चलना है. हम लोगों ने क्या जुगाड़ किया है ताकि हम लोग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ले पाए नेचर से. सबसे पहले आपका टॉपिक आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री. अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रही हूं, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री अगर मैं बात कर रही हूं एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? हम लोग एक स्पेसिफिक जगह में घर में रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में रह रहे हैं. अगर हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में रह रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं.
चौकीदार है या नहीं है जो हमारी लोकेलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर लोकेलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें भी प्रोटेक्ट कर रहा है। हम लोगों का कार को रात में चोरों से बचा रहा है। एवरीथिंग हम लोग उनको बता रहे हैं। पानी सप्लाई कैसा है, व्हाट इज द एनवायरमेंट, हार्मोनियस एनवायरमेंट, हाइजीनिक एनवायरमेंट, हम लोग उस लोकेलिटी की ऐसे बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि हम लोग एनिमल्स को अगर एक तरीके से डोमेस्टिकेट कर रहे हैं और उस डोमेस्टिकेशन में हम लोग उनका ख्याल रख रहे हैं इस तरीके से कि हम लोग एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल यूज भी सेटिस्फाई कर पाए खुद का, तो आप उसको कह देंगे एनिमल हस्बेंड्री। सो इट डील्स विद, आई कैन यूज द पेन, it deals with care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats, extendedly it includes poultry, farming, and तीसरा फिशिंग। पोल्ट्री, फार्मिंग एंड फिशिंग, इट इंक्लूड्स दीज 3। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, लाइक फिशरीज includes catching of fishes, selling, rearing। ठीक है, अब उसमें डिफरेंट तरह के कुछ आजकल क्रैब्स भी खाते हैं, मोलस्क्स, क्रैब्स, बर्ड्स, पिग्स। अब इनके प्रोडक्ट्स के लिए लाइक और भी ले लो, कैमल्स, एनिमल्स, सिल्क वॉर्म्स, बहुत सारे एक्सेट्रा have been used by humans for their products like milk, egg, silk, meat, honey। ठीक है, एस्टिमेट हुआ है that more than 70% of world livestock population present in India and China। ठीक है, so this is the main thing now। और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी 25% सिर्फ प्रोड्यूस कर पाते हैं या बेनिफिट्स ऑब्टेन हो पाते हैं। 70 में से 25 के बेनिफिट्स हम लोग उठा पा रहे हैं, बाकी वेस्ट, मतलब वेस्ट तो नहीं, बाकी दे आर नॉट यूजफुल इन सच कंडीशन कि हम लोग उनको इतने अच्छी तरह कर्ब नहीं कर पा रहे, हम लोग उनका अच्छी तरह यूज नहीं कर पा रहे इन अ वे। ठीक है, सरप्राइजिंगली दैट मीन्स
इसको मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दूं तो इसको दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो. प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो. अब हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स. अब मैनेजमेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिश बेच रही हूं, अगर मैं इन सारे काम में इन्वॉल्व हूं, अगर मैं एक डेयरी चलाती हूं, मिल्क, दूध की, घी, so obviously I need to manage those animals which are producing more dairy products in a certain manner. डेयरी प्रोडक्ट से क्या समझते हो? डेयरी प्रोडक्ट से ये समझते हो कि ये वो एनिमल्स हैं जो कि जिनको मैनेज करना टेक्निकली अप्रोचेबल है फॉर द स्पेसिफिक यूज, फॉर द स्पेसिफिक रिसोर्सेस, लाइक अ प्रोफेशनल approach of more like traditional practices of farms management gives a way out to boost our food production and excess growth in food quality. सिंपल सी बात है. एक बच्चा है, आप उसको बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, आप उसको एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो. एक रैट है फॉर एग्जांपल, आपने उसको एक बहुत अच्छा सा हर तरीके की उसकी जरूरत पूरी की, उसका प्रॉपर केयर किया. प्रॉपर केयर करने के साथ आपने उसको एक टेक्निकल तरीके से उसको केयर किया. सो यू विल रियलाइज कि उसका जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग के दौरान इट विल बी मोर, इट विल गिव बर्थ टू मोर सुपीरियर क्वालिटी, राइट. अगर आप एक ऐसा ही दूसरा रैट है जिसको आपने इतना सुपीरियर क्वालिटी नहीं दिया, तो वो एवरेज नहीं तो नॉन एवरेज को ब्रीडिंग सीजन में कराएगा, जो जिसका फ्रूटफुल बेनिफिट हमें नहीं होगा. अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के दौरान पुराने जमाने में एक टेक्निकल तरीकों से इतना ज्यादा ब्रीडिंग नहीं किया जाता था, बिकॉज दे डोंट नो एंड दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज फॉर देम. नाउ एक टेक्निकली एक प्रोफेशनल अप्रोच है, मशीन्स हैं, एक गुड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दिया जाता है एनिमल्स को ब्रीडिंग सीजन कराने के लिए. उनको उनका फूड क्वालिटी, उनका जीन बेटर हो, उसके लिए सर्टेन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं ताकि वो एक तरीके से एक एटमॉस्फेयर उनके लिए एक ऐसा हो जिनसे उनकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस काफी बेहतर हो पाए, ताकि वो एक सुपीरियर क्वालिटी का हाइब्रिड जीन में फॉर्म हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पोस्टुलेट्स पे बात करते हुए डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे आते हैं. अगर मैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात कर रही हूं तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या मैं डील करूंगी? प्रोसेस एंड सिस्टम that increases yield and improve
क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क, राइट। दूसरा मिल्क यील्ड is primarily dependent on the quality of breeds in farms। जैसा एनिमल का होगा ब्रीड करने का सीजन, जैसा एनिमल का होगा कंडीशंस, उसका ही उसका वैसा ही उसकी यील्ड होगी। ओके, सबसे पहले इसमें पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। सबसे पहले ये नहीं, आप एक सुपीरियर क्वालिटी का ना भी लेते हैं तो बट एक अच्छे क्वालिटी का ब्रीड लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग high quality of yielding depends on किन किन कंडीशंस पे डिपेंड्स कर सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, रिसोर्सेस, environment, mate partner. So these are the several conditions which depends on the high yield quality of the milk, ठीक है। जिससे to increase yield potential of breed and their products quality will be superior, ठीक है। The conditions maintained in farms are well hygienic, superior, like fodder quality, nutritional quality has very much impact on the quality of products as well as their breeds, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दो तरीके के फार्म्स हैं बच्चे, ठीक है। दो तरीके के फार्म्स में दोनों सेम बफेलोज हैं, सेम ब्रीड्स के बफेलो हैं, ना एक दूसरे से सुपीरियर है ना एक दूसरे से लेस सुपीरियर है। अगर मैं ऐसे डील करूं कि ना एक दूसरे से ज्यादा सुपीरियर है ना एक दूसरे से ज्यादा इनसुपीरियर है, अगर मैं ऐसे डील करूं, तो अगर ऐसे डील करने पे आऊंगी और मैं उनको फिर क्या डील करूं, मतलब एक फार्म में मिल्क यील्ड की प्रोडक्शन हो रही है 20 kg एक टाइम में, लाइक देव अराउंड 80 kg उनका एक दिन में गाय दूध दे रही है। दूसरे फार्म में लेट अस सपोज कि वो ही 110 किलो गायें दे रही है, सेम ब्रीड है, कोई नहीं है, तो क्या क्यों फर्क आया? और द क्वालिटी ऑफ द दूध ऑफ द 110 kg विल बी मच गुड। दैट विल प्योरली कि आपने उसका जो ब्रीड लिया है, उसका ब्रीडिंग पार्टनर क्या है, ठीक है, उसका जीनोमिक कंडीशन क्या है,
सर्टिफाइड ब्रीड है या नहीं है, आपने उसका ख्याल कितना अच्छी तरीके से रखा है, ठीक है। अब जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि दूध बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, हम लोगों ने हम लोग का पेरेंट्स का सुबह का रोज का है, हम लोग को बोलते हैं, या वैसे डिस्कशन हो रहा होता है घर में कि दूध तो है ही नहीं आजकल इतना प्योर, द मिल्क इज नॉट रियली वेरी इन द बेस्ट क्वालिटी। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे? बिकॉज पहले के जमाने में द पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट बुफेलोज, पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट काउस इन देयर ओन हाउसेस। नाउ वी आर नॉट एबल टू डोमेस्टिकेट द काउस, सो वेयर आर द काउस? द काउस जहां पे आप देख रहे हो ये सड़क पे घूम रहे हैं, ऑल दैट। तो अगर वो डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हो तो आप, डोमेस्टिकेशन का मतलब हो रहा है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उनके केयर की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो फॉर एवरीथिंग, उनका खाना, उनका, जैसे आप कुत्ता पालते हो, ठीक है, और आपने वैसे ही आप उसका काऊ पाल रहे हो तो वो थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ा सा आपने उसको कमर्शियली भी यूज करने लग गए। बट अगर मैं बात करूं कि अब वो जो काव है, मिल्क तो हम लोगों को मिल रहा है, जरूरतें भी उतनी ही हैं, बल्कि ज्यादा हो गई हैं, तो अब वो जो मिल्क है वो आ भी उन्हीं काव से रहा है। बट वो काव क्या खाती हैं? कचरा सारा दिन। व्हाट दे हैव द प्लास्टिक्स, दे हैव गार्बेजेस टू ईट, they have nothing to eat like that, okay. कूड़ेदान के पास काउस खड़ी मिलेंगी, आप मोस्ट लोकेलिटी में अगर चेक करेंगे तो कोई जहां पे गार्बेज डंप्स होंगे, दे आर मोस्ट अवेलेबल, बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है। कोई यहाँ पे लैंड्स नहीं है कि वो चर सकें कुछ, जैसे उनका जो गेजिंग कहते हैं। तो अब जो गाय प्लास्टिक खा रही है, क्या उसकी क्वालिटी सुपीरियर होगी? जो गाय पॉलिथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, उसको खाने को ना वैक्सीनेशन का होश है, ना उसको खाने का किसी चीज का भी होश है, ना कोई फॉडर मिल रहा है टाइम प्रॉपरली, क्या? और बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर एमसीडी इज डूइंग, लाइक कि उन काउस को उठा लिया जाता है सुबह सुबह, एक ट्रक में उनका दूध निकाल लिया जाता है, वॉट एवर दे आर हैविंग, और फिर उनको फिर से छोड़ दिया जाता है भूखा मरने के लिए। दे हैव नॉट प्रॉपर केयर फॉर देम। और आफ्टर जब उनको भूखा छोड़ दिया जाता है तब वो फिर सारा दिन कुछ कुछ खाती है, फिर उनको शाम को ऐसे पकड़ लिया जाता है, उनका दूध निकाला जाता है। दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम राइट नाउ, ओके। सो इन सच मैनर, क्या एक ऐसे ब्रीड जो ये हो रहा है, द क्वालिटी ऑफ ब्रीड विल बी सुपीरियर इन योर ओपिनियन? नो, इट विल बी नॉट। हाउ इट कैन बी? एक कुत्ता आपने पाला है, आप एक साथ में पाला है, किसी ने एक आपने पाला है, आप बहुत उसकी केयर कर रहे हो, उसका खाना पीना, उसको एग दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो प्रॉपर, उसको मीट प्रोवाइड करा रहे हो उसका न्यूट्रिशनल नीड के, और दूसरा ही कुत्ता है वो उसको कुछ नहीं दे रहे, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके साथ। सो इट विल बी, क्या आपको लगता है कि उसका जीन एक बहुत अच्छा जीन होगा, या क्वालिटी ऑफ द थिंग, the quality of the issues are the ethical issues? So now we have the main problem of ethical now rather than the quality. जानवर को हम लोग सचमुच जानवर समझते हैं, जानवर से भी बदतर, ठीक है। We are minimizing the gap between the ethics, जो कि एक शिष्टाचार जिसे कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक kind approach towards every living organism, ताकि हम लोग अगर एक इस अर्थ पे इक्वली वो भी शेयर कर रहे हैं ये अर्थ उतना ही जितना हम कर रहे हैं। अब हम लोगों में ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, दैट डजंट मीन कि वी आर हैव दैट अथॉरिटी टू एक्सप्लॉइट अदर्स, but this is the ethic we will gonna study in the next of the chapter, in somewhere the last of the chapter. But these are the ethical issues that we are forgetting. So obviously that will have the more impact on the quality and the yield of products. If we are domesticating and managing animals, obviously they will going to boost up their yields. And if not, then obviously they have a poor yield, they have a poor approaching breeds. that the next generation जो हम लोगों को मिलेगी वो भी बिल्कुल खराब होगी, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगर बात करो तो घोड़े दौड़ते हैं रेस में, रेसेस होती हैं, ठीक है, तो उसमें घोड़े दौड़ते हैं, फिर वो उनको ब्रीड कराते हैं हॉर्सेस को अकॉर्डिंग टू,
तो ऑब्वियसली वो जो ब्रीडिंग चलती है तो वो ऑब्वियसली उनके डिपेंड करता है कि किसके हॉर्सेस में ज्यादा मैनेजमेंट है, ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है, ज्यादा कर्ब किया गया है, ज्यादा मेंटेन ब्रीडिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अगर मैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज लाइक एग्जैक्टली है क्या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अगर मैं पोल्ट्री फार्म का कह रही हूँ तो जो आप लोग सुबह एग्स वगैरह खाते हैं, तो वो जो एग्स वगैरह हैं उनके प्रोडक्ट्स को, उनका मैनेजमेंट इंक्रीज करने के लिए, अब जो हेन हो गई वो सुबह आपको एक हम लोगों को एग्स देते हैं, quality of the eggs, obviously the conditions, the talks will be the same for the poultry farm management, कि उनका खाना अच्छा होना चाहिए, उनका हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए टू इंक्रीज द एग्स क्वालिटी। ठीक है, ताकि उनका जो एग्स क्वालिटी, क्योंकि एग्स क्या है, प्रोटीन एंड फैट्स का कॉम्बिनेशन ही तो है ना। और अगर एक एग अच्छी होगी, एक उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, एक उसका ब्रीडिंग का, एक उसका खुद का अच्छा होगा, तभी तो वो एक अच्छा बेटर प्रोडक्ट दे पाएगी। बट विच विल बी, जो हमको अच्छा लगेगा खाने में, हम वही तो लेंगे ना। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशन दोबारा से आएंगी कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द हेन, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स जो कि पोल्ट्रीज में स्टे करते हैं। ठीक है, लाइक पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ domesticated birds and used for food, नॉन वेजिटेरियन है जो नॉन वेज वगैरह इनको खा के, और फॉर देयर एग्स। लाइक वर्ड, अगर मैं पोल्ट्री वर्ड का मतलब जानूं तो पोल्ट्री वर्ड का मतलब है मीट ऑफ बर्ड्स इसमें क्या होता है, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा तो है, डिजीज नहीं होना चाहिए, डिजीज फ्री बर्ड hen selection, well immunized bird selection, proper hygienic conditions, suitable farm conditions, water, न्यूट्रिशनल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जो कि उसको देनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। अगर मैं एनिमल ब्रीडिंग की बात करूं तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग मतलब से क्या समझते हो? ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? एनिमल्स को अच्छी तरह पालना, साइड बाय साइड उनका हम लोगों को कमर्शियल यूज भी करवाना, और फिर उनके बाद उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है सुपीरियर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना, सिलेक्शन वगैरह ये सब कुछ करके, और जब एक सुपीरियर प्रोडक्ट एक रिकॉम्बिनेशन मिल जाए तब उनकी दोबारा उनको उनका कमर्शियली सोल्ड करना और फिर से उनको ब्रीड कराना। तो एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि एक सिलेक्शन एक ऐसे एनिमल की करना जो कि आपको एक मोस्ट एप्रोप्रिएट और एक बेस्ट प्रोडक्ट दे, जो आपको कमर्शियली और इकोनॉमिकली ज्यादा वैल्यू रखे मार्केट में, और आफ्टर सम टाइम उसकी जो जनरेशन है वो भी एक सुपीरियर क्वालिटी की बने,
ताकि जो भी प्रोडक्ट्स मिल पाए, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, फॉर एग्जाम्पल हेन हो गया। अब अगर एक जीन अच्छा है तो ऑब्वियसली वो जो जीन अच्छा है वो मॉडिफाई होके एक अच्छा जीन में ही बनेगा, द चांसेस आर लाइक दैट ओनली। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक 70% कैपेबल जीन है तो वो 20% जीन में आ जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमेशा नेचर का रूल है कि हमेशा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, कभी भी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ को मूव नहीं करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं ये बता रही हूं कि अगर मैं एनिमल ब्रीडिंग की बात कर रही हूं तो एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? एनिमल ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है यील्ड को बढ़ाने का। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट to increase yield. For example, अभी हम लोगों ने कुछ बातें करी, हम लोग एनिमल ब्रीडिंग को क्यों इतना प्रोवोक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिटी वाइज हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी, तो अगर मैं ऐसी बात कर रही हूं कुछ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्म है, ठीक है, और मैंने अपने फार्म में ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रखे हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे से उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू करी हैं, मेल्स एंड फीमेल्स आर बोथ, ठीक है, या फीमेल्स ही मैंने डोमेस्टिकेट कर रखा है। अब मुझे एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल भी चाहिए, तो अगर मेरे फार्म की जो हेन्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ऑफ यील्ड इज अराउंड 80%. So can I choose any of the random mate for them like of 40 and 50%? No. I want to have a breed. I want to have a good mate for my एनिमल्स। ठीक है, उनके लिए मुझे एक ऐसा मेट ढूंढना पड़ेगा कि अगर मेरे हैंड की ब्रीडिंग कैपेबिलिटी 70% है तो दूसरे की भी 70-80% होनी चाहिए। अब चीटिंग का इतना जमाना है, अब मैं किसी और फार्म में गई एंड मैंने पूछा कि भाई हम जी आपका मेट को कराना है, मेटिंग करानी है हेन्स एंड के बीच में, सो व्हाट इज द कैपेबिलिटी? सो दे सेड कि नहीं हम लोगों का 80% है। सो इट इज बिलीवेबल टू सी कि ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि 80% है मेरे एनिमल की कैपेबिलिटी, सो आर यू इट इज द ट्रस्ट वर्दी? नो। आप कभी भी डॉग्स भी लेने जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये डॉग तो सर्टिफाइड है, इसके मदर फादर से हम आपको मिला के लाएंगे, ऐसी ऐसी कुछ बातें बोलते हैं। So that what does that mean? That means you are going to have a pure quality. You have going to have a pure breed. There is no mix of that any breed. The gene quality will be pure. That is mean. तो इस वजह से अगर आप एक फार्म में एक ब्रीड करा रहे हैं और अपने ही आप वो ही एनिमल्स ब्रीड करा रहे हैं जो आप जानते हैं, जो आप उनको पहचानते हैं और वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, सो दैट मीन्स वो जो ब्रीडिंग हो रही है वो आपके इनवर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं, एक मुस्लिम्स कम्युनिटी की बात करूं, तो मुस्लिम्स कम्युनिटी में देयर इज एक्सेप्टेबल टू मैरी एनी कजन एक्सेप्ट द रियल ब्रदर। दे कैन इजीली मैरी द कजन, फुआ, चाचा, बट हम लोग में ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो भाई बहन, बट वाई दे हैव दैट थिंग कि वो कजन से, उनसे कजन से दे कैन मैरी, दे कैन इजीली एक्सेप्टेबल टू मैरी, बिकॉज दे हैव दैट think, they have that logical thinking कि obviously the quality of the generation, the quality of the next generation will be good, because obviously हम लोगों का जो community है, for example there is a family and the family quality is very good, तो obviously they can marry in their own community because they think the generation will have the same quality and the same quality of blood and the blood what you can say genes in the next generation. जो भी वैल्यू उनके एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म की चलती आ रही है वही उनकी नेक्स्ट जनरेशन। दे डोंट वांट एनी मिक्सचर, राइट, बिकॉज दे डोंट वांट टू सेलेक्ट एनीथिंग कि कुछ हो जाए। बट व्हाट वी बिलीव इन नो इंटरकास्ट में वॉट एवर, ठीक
ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि दैट इज अ थिंग कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल एक सुपीरियर ब्रीड को तो बनाएगी, ऊपर से वेरिएबिलिटी के ऑप्शन बहुत डाल सकती है, ठीक है, उसमें वो ज्यादा वेरिएबिलिटी पे जाते नहीं है, दे विल गोइंग टू मोर ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द जनरेशन, राइट। सो इन द सेम मैनर अगर मेरा सामने में कोई मेरे को ब्रीड कराना है, मेरा ब्रीडिंग फार्म है, तो ऑब्वियसली मैं एज वेल एज मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों को ब्रीड कराऊंगी, ताकि जो मेरी आगे के जनरेशन की क्वालिटी मुझे मिले वो एक तरह से सुपीरियर क्वालिटी हो, और उस सुपीरियर क्वालिटी में मैं एक बेनिफिशियल तरीके से फायदे में रहूं, ठीक है। दैट मीन्स टू इंक्रीज यील्ड्स एंड मोर desirable character sketch of animals, right? अब कुछ ब्रीडिंग के ऊपर बातें कर लेते हैं। पहला, when breeding is between same breed called inbreeding. Next, when breeding is between different breed, it is called outbreeding. ठीक है, अब थोड़ी सी बातें इन ब्रीडिंग को लेके। refers to the mating of more closely individuals within same breed, right? For 4 to 6 generations. Breeding strategy follows superior males and superior females, and the progeny obtained after their mating will be of superior quality, right? ऐसे ही एक बात आ जाती है जिसको मैं एक टर्म को डिफाइन करूंगी, होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी का क्या मतलब होता है? प्योर लाइन ब्रीडिंग। प्योर लाइन ब्रीडिंग का मतलब है नो वेरिएबिलिटी एंड चेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, 1 female 1 male, they've got 1 male and 1 female। आगे भी इन्होंने खुद में ही
करवाया इन उनकी सुल की, एक दोबारा इनका 1 मेल 1 फीमेल, आगे भी खुद हुई 1 मेल 1 फीमेल, आगे भी. दैट मीन्स द फ्लो ऑफ जीन्स विल बी नॉट एनीवेयर एल्स बल्कि ज सेम. ये फ्लो ऑफ जीन्स हो रहा है, ये सेम हो रहा है. इसको कह देंगे प्योर लाइन ब्रीडिंग और द होमोजाइगोसिटी. ठीक है, ठीक है. सो दैट्स मीन्स कि अगर एक सुपीरियर क्वालिटी आपने 50% ली, एक आपने 50% ली मेल एंड फीमेल, तो जो आपका प्रोजेनी होगी वो भी 50% की बने, या वो उससे ज्यादा सुपीरियर 60% की ही बने, उससे नीचे की ना बन पाए, तो इसको कह देते हैं प्योर लाइन ब्रीडिंग. दिस इज अ टेक्निक सजेस्टेड बाय मेंडल एंड वी हैव डिस्कस्ड इन अ चैप्टर. ठीक है. नाउ अगर अब मैं बात कर देती हूं, बात करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशंस की, कि क्या इनके अफेक्ट्स होते हैं इनब्रीडिंग के. व्हाट आर द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. सो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, अप्रोच या प्रोफेशनल अप्रोच इन विच देयर इज अ selection at each step, increase productivity of inbreed population but usually reduces fertility and productivity, called inbreeding depressions. अब इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूं इनब्रीडिंग डिप्रेशंस में. फॉर एग्जाम्पल, एक जमीन है, उस जमीन में कुछ टोमेटो के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि टोमेटो को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे. आपने एक साल टोमेटो उगाया, दूसरी बार भी आपने टोमेटो उगाया, तीसरी बार भी जब आपने फार्मिंग करी तब भी आपने टोमेटो उगाया. दैट कंसेक्यूटिव काफी टाइम से अब टोमेटो उगा रहे हैं. सो व्हाट यू थिंक कि अब उस जमीन में क्या टोमेटो उगाने की टेंडेंसी होगी विदाउट एनी वेरिएबिलिटी? नो. The soil has lose all its minerals of the tomato provoking plant roots, so that's why it will cause infertility to the soil. अब ऐसे ही सेम इनब्रीडिंग डिप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस में आप लोग ये देखेंगे कि अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशंस में आप ये देखेंगे कि अगर आप 1, 4, 5, 6, 7 जनरेशन से आप विद इन द विदिंग कराए जा रहे हैं, विद इन इनब्रीडिंग कराए जा रहे हैं, तो इनब्रीडिंग से क्या होगा, कोई वेरिएबिलिटी के चांसेस नहीं आएंगे एंड इट विल क्रिएट एन अनफर्टिलिटी एंड लो प्रोडक्टिविटी एक सम लेवल पे. क्योंकि अगर मैं बात करूं मेंडल की सोच जो थी सेल्फ ब्रीडिंग की, ये 4-5 सिलेक्शन ही थी और आफ्टर द 4-5 सिलेक्शन में दैट विल रिड्यूसेस द chances of productivity and that will also reduces the chances of fertility too. So that will be the cases for your inbreeding depressions. Now let's start with outbreeding. It is between, like we already said, it is between two different individuals from same breed or maybe of different breed, but having common ancestors. Like a dog, you can say a pug, ठीक है, एंड कोई और फैमिली का डॉग है वो भी एक पग है.
दोनों ही स्पीशीज इनका, दोनों ही जीन्स डॉग का है, पग का है, और इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है, कहीं ना कहीं से ये भाई बहन, मतलब एक तरह से आउटब्रीडिंग. दैट मीन्स दे आर ऑफ द सेम इंडिविजुअल बट देयर एंसेस्टर्स आर सिमिलर. एंड इन दिस कि उनके एंसेस्टर्स तो सिमिलर होने ही चाहिए वो, बट एक प्योर लाइन ब्रीडिंग के फॉर्म में भी आ जाती है कि वो एक दूसरे के भाई बहन या सेल्फ ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस में भी आ जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द आउटब्रीडिंग. नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट आउट क्रॉसिंग. This is practice of mating of animals within the same breed but no common ancestors on either side. There will be no connection of family, there will be no connection of their common ancestral trait. ठीक है. Either side of their pedigree chart. Pedigree chart सबको समझ में आता है. Pedigree chart जो एक एनालिसिस करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं आप मदर साइड एंड द फादर साइड का, ताकि बता पाए कि किसके जीन्स का क्या अफेक्ट आया है, किसके जीन्स का कहाँ अफेक्ट आया है, कहाँ ज्यादातर उनकी बातें आई हैं. ठीक है. पेडिग्री, दिस इज बेसिकली द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड होता है. ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है. क्वेश्चन में पूछ लेता है विच इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड. सो दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड टिल नाउ फॉर एनिमल्स दैट आर below average in their productivity, specifically for milk production. Like specifically for their milk production. ठीक है. ये एक अच्छा मेथड है टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशंस जो कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं एक पॉपुलेशन में. उन डिप्रेशंस को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे आउट फॉर ओवरकमिंग अ इनब्रीडिंग डिप्रेशंस. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की. क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है दो अलग अलग प्रजातियों, फैमिलीज के लोगों का इंटरकनेक्शन कराना, इंटरब्रीड कराना उनको. उसका क्या मतलब है? बात है अभी तक हम लोगों ने किया इनब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग एंड हम लोगों ने आउट क्रॉसिंग किया. आउट क्रॉसिंग का मतलब किया कि सेम फैमिलीज की बात कर रहे हैं बट कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है. आइदर साइड ऑफ द मेल एंड द फीमेल पेडिग्री चार्ट देयर विल बी द नो कॉमन एंसेस्टर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक राजस्थान से बिलोंग है सो अगर अदर विल बी ऑफ कश्मीर. अगर एक हरियाणा से बिलोंग करता है तो अदर विल बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लाइक दैट. ओके. अब अगर मैं बात करूं क्रॉस ब्रीडिंग की, इन दिस मेथड superior males of one breed are mated with superior females of another breed. It allows desirable character
it allows desirable approach, boost yield, productivity, commercial production, लाइक एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, इससे डिले सुपीरियर क्वालिटी काउ है विच इज एग्जिस्टिंग टिल नाउ, ओके, इन पंजाब, right? So this is called the cross breeding. So we have completed inbreeding, outbreeding, cross breeding, outcross. So outcrossing. So we have detailed some of the breeding practices that are prevalent. Till now we have completed the animal breeding. Now in the next session we're gonna complete with interseptic hybridization, and we're gonna start with the concept of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हुए चैप्टर में आगे चलेंगे. सो टिल नाउ कीप रिवाइजिंग. ऑल द बेस्ट. गुड लक. थैंक यू.